Good morning 10th class. Let's continue with part 10 of chapter federalism. In the last videos we have discussed many things about the federalism, and in last two videos we have discussed about the language policy and center state relation. These were the very big issue created just after the independence of the country. Today we are going to talk about the another uh, federalism practice, that is linguistic states. गॉट इट। आज हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट किया हमारी कंट्री के लिए, कैसे फेडरलिज्म के लिए एक चैलेंज है और इसको कैसे सॉर्ट आउट किया गया। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिंग्विस्टिक स्टेट। व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक स्टेट? सबसे पहले आप इन पूरे टॉपिक को समझने से पहले आप ये समझ जाओ कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स होते क्या हैं। तो लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है? ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक मतलब कि एक लैंग्वेज से वर्ड बना हुआ है ये। ठीक है, तो कह रहा है अ स्टेट या प्लेस। मैंने यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट्स लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे अ स्टेट लिखा हुआ। अगर जो भी यहाँ चीज़ें मेंशन होंगी लिंग्विस्टिक वर्ड के साथ, तो आप वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। गॉट इट। तो अ स्टेट वेयर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा देश, कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा एरिया जहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइप की लैंग्वेज बोली जाए, उसको कंजर्व करने की बात की जाए, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाए, उसके बेसिस पर वो दूसरे से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सच टाइप ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक स्टेट। Got it? And we all know that कि India is a very diverse country in terms of language. Got it? आप इस फेडरलिज्म चैप्टर, इस जो चैप्टर है, आप इस चैप्टर के लास्ट पेज पर आप देखेंगे कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी के बारे में एक पूरा का पूरा टॉपिक दिया हुआ है कि हमारे कंट्री में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कितने परसेंट बोले जाते हैं, कितने लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस दिया गया है। गॉट इट? तो आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए, तो हम कहाँ पर थे कि लिंग्विस्टिक स्टेट जो हो के बेसिस पर हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। देख रहे हैं कि इस इशू को कैसे सॉर्ट आउट किया गया है और फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाया गया हमारी कंट्री में, डेमोक्रेसी को फाइनली डेपनिंग बनाई गई है। तो कैसे? तो हमारी कंट्री जो है लैंग्वेज के भी टर्म से बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंसी, हमने जैसी इंडिपेंडेंसी मिली 1947 में, देयर वॉज ओनली 14 स्टेट्स। यू नो, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई ना, तो देयर वॉज ओनली 14 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी। यानी कि इस 14 स्टेट्स में आपके स्टेट्स पूरे होल स्टेट्स भी थे और यूनियन टेरिटरी भी थे। बस में यार, तो उस समय जो स्टेट्स थे वो कौन कौन से थे? जैसे कि मैसूरू एक स्टेट हुआ करता था, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, जैसे कि आज के डेट में इसे यूपी बोलते हैं, तो इसी के यूपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस, जिसको हिंदी में मध्य प्रदेश कहते हैं। गॉट इट? मद्रास, इसी तरीके से और बहुत सारे स्टेट्स थे, और उसके साथ साथ आपके क्या थे? यूनियन टेरिटरी थे बस। लेकिन कितने स्टेट्स हैं? ओनली 14 स्टेट्स। लेकिन जैसे ही आज के टाइम पर हम देते, एट प्रेजेंट देयर इज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी। सोचो, 14 स्टेट्स टोटल थे इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। आज के डेट में इसका 2 टाइम्स है, ओनली स्टेट्स एंड अदर 9 आर यूनियन टेरिटरीज। सोचो इतना डिवीजन कैसे हुआ। बस में आ रही है ना। इन दीज स्टेट्स मेनी स्टेट्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पता है, ये जो 14 स्टेट्स थी ना, इसको डिवाइड कर करके 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया ना। इसमें मैक्सिमम स्टेट्स जो थी ना, वो लैंग्वेज के नाम पर, कल्चर के नाम पर, ज्योग्राफी के नाम पर एंड एक्सेट्रा के बेसिस पर क्या हो गए? डिवाइड हुई हैं हमारी कंट्री में। गॉट इट? लेकिन मैक्सिमम किस नाम पर हुई है? लैंग्वेज के नाम पर। उसके बाद आपका कल्चर, ज्योग्राफी आता है। लेकिन हाँ, इसके भी नाम पर ऐसा नहीं है खाली लैंग्वेज के नाम पर डिवीजन हमारी कंट्री में हुआ है स्टेट्स का, बल्कि कल्चर और ज्योग्राफी के भी बेसिस पर हमारी कंट्री में स्टेट्स का क्या हुआ है? डिवीजन हुआ है। द बाउंड्री ऑफ सेवरल स्टेट्स चेंज। ऑब्वियसली 14 स्टेट्स थे, तो उस समय बाउंड्री कुछ और थी हमारी कंट्री के, और आज के डेट में कुछ और है, तो बाउंड्री तो चेंज हुई है। ठीक है ना। तो जैसे कि अब एग्जांपल बता दूं, तो आज के डेट में आप देखोगे केरला,
डिवाइड, केरला को डिवाइड कर दिया कहाँ से, पहले मैसूरू में केरला था, आज के डेट में केरला एक अलग स्टेट है। मैसूरू कहाँ पे है, कर्नाटक का एक, कर्नाटक स्टेट का एक पार्ट बस रह चुका, जो स्टेट था आज वो एक सिटी है कर्नाटक का, ठीक है। आंध्र प्रदेश को कहाँ से निकाला गया, मद्रास से, पहले मद्रास का पार्ट था, ठीक है ना। उसी तरीके से हिमाचल का प्रदेश कहाँ से निकाला गया, पंजाब से। सेवन सिस्टर्स जो हैं आप देखते हो, ये मणिपुर, मेघालय, नागालैंड वगैरह, वो कहाँ से निकले हैं, आसाम से। पहले ये आसाम ही एक स्टेट था, बस में आ रही है ना, लेकिन कल्चर के बेसिस पर, ज्योग्राफी के बेसिस पर क्या कर दिया गया, ये भी डिवाइड हो गया, गॉट इट। ये सब जो चीज़ें, ये सब जो थी लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड हो गई। यूपी के उत्तराखंड जो था वो ज्योग्राफी के बेसिस पर डिवाइड हो गया। बिहार झारखंड डेवलपमेंट के नाम पर, कल्चर के नाम पर डिवाइड हो गया, गॉट इट। यहाँ पर लिखा भी मैंने, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड एक्सेट्रा जो है वो किस बेसिस पर डिवाइड हो गई, कल्चर और ज्योग्राफी डेवलपमेंट के बेसिस पर, ठीक है ना। लैंग्वेज के नाम पर जैसे कि पंजाब अलग, पंजाब और हरियाणा अलग हो गए, आंध्र प्रदेश अलग हो गया, बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं आपको तो अगर मैं आपको 1947 में इंडिया को दिखाऊं तो ये देखो, दिख रहे हो आप, यूनाइटेड प्रोविंस, गॉट इट। ये पूरा का पूरा आसाम हुआ करता था। उसके बाद से आपका ये सेंट्रल प्रोविंस हो गया, बस में ये सेंट्रल प्रोविंस यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद से आपका ये राजस्थान राजपूताना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हैदराबाद, मैसूरू यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये 14 ही स्टेट्स थे ओनली इस टाइम पे। लेकिन आप देखोगे, ये तो वैसे 2006 का मैप है, लेकिन एट प्रेजेंट आप देखोगे 2020 का मैप, तो आपको 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज दिख जाएंगे, गॉट इट। तो ये आपके पास बुक में ऑलरेडी गिवन है, आप ज़रूर इसको एक बार रीड करें, एक बार क्रॉस चेक करें, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जितने भी स्टेट्स बने ना 14 से 28 और 9 यूनियन टेरिटरीज में जो डिवाइड हुआ है, ये जो बाउंड्री चेंज हुई हैं, जो आपके नए स्टेट्स बने हैं, बाउंड्री चेंज हुई, ये दिज ऑल हैपन, ये सब हुआ बिकॉज, क्योंकि डिमांड हुआ किसका, अलग स्टेट फॉर्मेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के नाम पर, कल्चर के नाम पर। लैंग्वेज, कल्चर, जियोग्राफी के बेसिस पर क्या हुआ, डिमांड हुई क्या करने का, स्टेट फॉर्म करने का, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इस डिमांड से कुछ जो नेशनल लीडर्स थे ना, फिर डर गए कि कहीं हमारी कंट्री जो है डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, कहीं हमारी कंट्री डिवाइड ना हो जाए, कहीं हमारी कंट्री जो पूरा इंडिया है कहीं वो छोटे छोटे स्टेट्स में, छोटे छोटे कंट्रीज़ में ना डिवाइड हो जाए। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिमांड को कुड नॉट स्टॉप दिस डिमांड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम तक इस डिमांड को रोक नहीं सकी। उसे फाइनली क्या करना पड़ा, बहुत सारे एक्ट पास करने पड़े, जिसमें कि आपका एक द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 फेमस है, बस में आ रही है ना। ये पहला एक्ट था जिसमें कि बहुत सारे स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि आंध्रा को कर दिया गया, ठीक है ना। बट द एक्सपीरियंस, जब ये डिवीजन हो गया, जब 14 से 28 स्टेट्स बने, जो बहुत सारे नेशनल लीडर्स ये सोचते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पर अगर डिवाइड करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो और भी डिमांड करने लगेंगे, और जो कि हमारे लिए, हमारी कंट्री क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, जब हम आज के डेट तक एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई हमने लैंग्वेज के बेसिस पर, कल्चर और ज्योग्राफी के बेसिस जो कंट्री का डिवाइड किया था स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था, वो क्या दिखाता है कि जो एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। पहले से ज़्यादा, पहले क्या होता था, सब एक में कंबाइंड थी, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी, बस में आ रही है ना। लेकिन अब जब लैंग्वेज के बेसिस पर भले ही इस बहुत सारे स्टेट्स को फॉर्म किया गया है, लेकिन हमारी कंट्री आज के डेट में क्या है, बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हो चुकी है एज कम्पेयर टू देन, गॉट इट। तो नाउ डेज वी आर मोर यूनाइटेड, मोर इंटीग्रेटेड, बस में आ रही है ना, बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जियोग्राफी एंड कल्चर, गॉट इट। सो फाइनली ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करना, ज्योग्राफी के बेसिस पर डिवाइड करना कहीं ना कहीं गलत नहीं था। जो नेशनल डरते थे उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं थी। आज का एक्सपीरियंस में ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो डिसीजन क्या था, बिल्कुल सही था। और आज हमारी कंट्री क्या है, इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी पूरी तरीके से यूनाइटेड है। तो कहीं ना कहीं हमने ये जो डिवीज़न किया, फेडरलिज्म के वैल्यूज़ को ही तो फॉलो करता है, और इससे फेडरलिज्म क्या हो गई, और स्ट्रॉन्ग हो गई हमारी कंट्री में, कि कहीं ना कहीं हमने पावर को जो शेयर किया हुआ है वो इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। कोई भी स्टेट के ऊपर हम फोर्सली कोई चीज़ें इम्पोज नहीं करते, ताकि हमारी फेडरलिज्म क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, डीपनिंग हो, और उससे हमारी डेमोक्रेसी भी मोर डीपनिंग हो। तो ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएटेड, सिक्योर्ड, इस जब क्रिएटेड हुए तो क्या हुआ, क्रिएट हुए तो यूनिटी को इसने सिक्योर किया, हारमोनी क्रिएट किया, और सेंटर स्टेट रिलेशन को भी क्या किया, मतलब कि इसमें हारमोनी
क्रिएट किया ताकि सेंटर और स्टेट में क्या हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज ना हो। तो दिज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी सोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स। ये सब पॉसिबल हो पाया, फेडरलिज्म कोई चैलेंज क्रिएट नहीं हुआ, ये लिंग्विस्टिक स्टेट की बेसिस पर हमने फेडरलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया इंडियन लीडर्स ने। क्यों? क्योंकि इंडियन लीडर्स क्या थे, रिजिड नहीं थे, कंजर्वेटिव नहीं थे, उन्होंने अपने आप में फ्लैक्सिबिलिटी दिखाई, चेंजेस दिखाई, और फाइनली आज के डेट में हम मोर यूनाइटेड हैं। तो फाइनली फेडरलिज्म बिकम सक्सेसफुल इन आवर कंट्री। गॉट इट? तो आज के लिए हमारा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको एक पिक्चर समझाऊंगा जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी एक चेयर पे बैठे हुए हैं, इंदिरा गांधी भी हैं। तो दोनों पिक्चर्स को मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में समझाऊंगा। तो आप उससे पहले खुद भी देखें और उसको एनालिसिस करें कि वो वीडियो क्या कहना चाह रहा है। गॉट इट? तो थैंक्स फॉर द टुडे एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।